आप सभी का हमारे YouTube चैनल अध्यापक मंत्रा पर स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं आरओ एआरओ के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करंट अफेयर जो हमारा एग्जाम होने वाला है आरओ एआरओ का, उसके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50+ क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ही कारगर साबित होंगे। तो चलिए हम ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए सीधे अपने क्वेश्चन आंसरों पर चलेंगे, अर्धवार्षिक करंट अफेयर पर। तो जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक नेशन कॉलिंग किसके द्वारा लिखी गई थी। जो आपकी नेशन कॉलिंग पुस्तक थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए है कायरा जैन, या ऑप्शन बी सोनल गोयल, या फिर ऑप्शन सी अक्षत गुप्ता, या ऑप्शन डी मिनहाज मर्चेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से हमें कमेंट में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सोनल गोयल। क्या हो जाएगा, सोनल गोयल इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। आगे देखते हैं, हम इसकी संबंधित जानकारी देख लेते हैं। आपको हम दिखा दे रहे हैं कि सोनल गोयल कौन है। तो ये जो आपकी हैं ये आपकी सोनल गोयल हैं जिन्होंने नेशन जो आपकी थी उस पर इनको नेशन कॉलिंग पर इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, उसकी ये राइटर भी हैं। तो ये कौन है, ये आपकी सोनल गोयल है, आप पहचान लीजिएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि नई दिल्ली में संपन्न हुए 18वें G20 सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी कि जो हमें ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से वह कौन सा ऑप्शन है जो आपका 18 G20 के सम्मेलन से संबंधित नहीं है। तो वो कौन सा है। तो पहला है आपका कि इसके शेरपा हर्षवर्धन और मुख्य समन्वयक अमिताभ कांत थे, या फिर इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई थी, या इस बैठक में 21वें सदस्य के रूप में अफ्रीकी संघ को शामिल किया गया था, या फिर 19वां G20 सम्मेलन ब्राजील में संपन्न होगा। तो गाइस अगर हम देखें इसमें तो इसी में आपके 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे कि जो आपकी 18 G20 सम्मेलन हुआ था इसके तहत उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में बैठक हुई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया, क्वेश्चन पूछ लेता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बैठक हुई थी, तो 4 जिलों में हुई थी। ठीक, फिर है कि 21वां सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीकी संघ को 21वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है कि G20 जो 19वां संस्करण है, 19वां G20 सम्मेलन जो है वो कहाँ पर संपन्न होगा। तो आपका आंसर हो जाएगा कि 19वां G20 सम्मेलन आपका ब्राजील में संपन्न होगा। ठीक, तो ये तो कथन आपके करेक्ट हो गए, और इस क्वेश्चन के हिसाब से जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि इसके शेरपा हर्षवर्धन और मुख्य समन्वय अमिताभ कांत नहीं थे। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, इसके बारे में और जानकारी जान लेते हैं। G20 शिखर सम्मेलन 2023 एवं संबंधित आयोजनों हेतु भारत ने अमिताभ कांत को G20 शेरपा एवं हर्षवर्धन श्रृंखला को मुख्य समन्वय नियुक्त किया था। ठीक है, फिर है कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, आगरा तथा ग्रेट नोएडा में G20 से संबंधित बैठकों का आयोजन किया गया था। ये तो पता चल गया कि 4 देशों में 4 क्या कहते हैं जो आपके देश थे उसमें उत्तर प्रदेश के 4 जिलों में आपका ये हुआ था, पर लेकिन वो 4 शहर थे कौन कौन से, तो वो आपके थे लखनऊ था, वाराणसी था, आगरा था और ग्रेट नोएडा था। ठीक है, ग्रेटर नोएडा था। ये आपका हो गया कन्फर्म। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 17 सितंबर 2023 को केंद्र सरकार द्वारा लॉन्च की गई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का संबंध किससे है। जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो आपकी स्टार्ट की गई थी उसका संबंध किससे है। किसान ऋण माफी से है, या कारीगर एवं शिल्पकार से है, या फिर जनजाति के उत्थान से है, या महिला सशक्तिकरण से है। तो जल्दी से हमें आप ऑप्शन में आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तीसरे का। तो तीसरे का जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कारीगर एवं शिल्पकार। ठीक है, आगे हम चलेंगे, इसकी और भी जानकारी देख लेते हैं। 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया था। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है कि विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर किस योजना का लॉन्च हुआ था। तो आप कह सकते हो कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना लॉन्च किया गया था, और किसके द्वारा किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, और कब किया गया था। तो 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में किया गया था। ठीक है, और यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। ठीक
ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट है कि योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिवहन, जो आपका इस पर जो खर्च हुआ है परिव्यय, वो आपका 13,000 करोड़ रुपए है। कितने हैं इस योजना पर, कितना खर्चा आया है, तो इस योजना पे आपका 13,000 करोड़ रुपए का खर्चा आया है, ठीक है। और इस योजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष है, यानी कि 2023-24 से लेकर 27-28 तक निर्धारित की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कारीगरों एवं शिल्पकारों को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्राप्त प्रदान करने के माध्यम से उनका कौशलों का विकास करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या होगा, ये आपका इसका उद्देश्य हो गया, ठीक है। ये तो हो गई हमारी विश्वकर्मा जयंती से और उसकी विश्वकर्मा योजना से संबंधित जानकारी हमें हो गई। इसी में हमारे काफी क्वेश्चंस मिल जाते हैं। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था उसे अब किस नाम से जाना जाएगा। यानी कि जो हमारा चंद्रयान 3 था विक्रम लैंडर, वो चंद्रमा की जिस स्थान पर उतरा था उस स्थान को अब क्या कहेंगे, ठीक। तो उस स्थान को क्या कहेंगे, शिव भक्ति या शिव पूजा या शिव शक्ति या शिव पार्वती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से ऑप्शन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा शिव शक्ति। क्या होगा, शिव शक्ति इसका आंसर हो जाएगा। इसके संबंध में और भी हम जानकारी देख लेते हैं। तो है कि चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर जिस स्थान पर उतरा था अब उसे शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। और फिर चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के दिन अर्थात 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। जो 23 अगस्त है आपका, वो अब राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाया करेगा। और इसके साथ ही चंद्रयान 2 ने चंद्रमा से जिस स्थान पर अपने पद चिन्ह छोड़े थे उस स्थान को तिरंगा नाम दिया गया है। और जो आपका चंद्रयान 2 था वो जहां पर उतरा था और अपने पद चिन्हों को छोड़ा था उस स्थान को तिरंगा कहेंगे, तिरंगा कहेंगे। और जो विक्रम लैंडर जिस स्थान पर उतरा था उसे शिव शक्ति कहेंगे, ठीक है। और 23 अगस्त को आपका राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित कर दिया गया है। तो ये तो हो गए आपके इस क्वेश्चन से संबंधित हो गए। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 2 सितंबर 2023 को भारत ने किस प्रक्षेपण यान के द्वारा सूर्य के अध्ययन हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो किस अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा या बी होगा या सी या डी। जल्दी से कमेंट में बताइएगा कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी PCLVC57। ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, ठीक है। आगे हम इससे संबंधित जानकारी भी देख लेते हैं। तो 2 सितंबर 2023 को भारत के ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान द्वारा आदित्य L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। आप देख लीजिए, यही है आपका ध्रुवीय उपग्रह प्रेक्षण यान, ठीक है। इसके द्वारा ही आपका L1 अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। और कब, तो 2 सितंबर 2023 को, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ है। तो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ है, ओडिशा, बेंगलुरु, मुंबई या उत्तर प्रदेश। तो इसका क्या हो जाएगा, जो आपका तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है इसका आयोजन आपका उत्तर प्रदेश में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, उत्तर प्रदेश में हुआ है कि मुंबई में हुआ है कि बेंगलुरु में हुआ है कि ओडिशा में हुआ है। जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हो रहेगा उत्तर प्रदेश, यानी कि हमारे यूपी में रहा है। आगे हम इससे संबंधित जानकारी भी देख लेंगे। इसमें है कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का तीसरा संस्करण 25 मई से 3 जून 2023 तक यूपी में आयोजित किया गया था। इस संस्करण में 200 से ज़्यादा विश्वविद्यालय के 4750 से ज़्यादा एथलीटों ने हिस्सा लिया था, ठीक है। चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी ने 23 स्वर्ण पदक और कुल 69 पदकों के साथ इस संस्करण का खिताब जीता था। फिर है कि इसका पहला संस्करण 2020 में ओडिशा में और दूसरा संस्करण आपका 2022 में बेंगलोर में हुआ था, कर्नाटक में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो ये तो इससे संबंधित हो गया आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी से संबंधित आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एप जानकर, वो सारे इसमें
प्रोवाइड कर दिए गए। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि मुंबई में आयोजित पहले महिला प्रीमियर लीग WBI 2023 का विजेता कौन सी टीम रही है? तो विजेता कौन सी टीम रही है आपकी? दिल्ली कैपिटल्स रही है, या मुंबई इंडियंस रही है, या यूपी वॉरियर्स रही है, या फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर रहा? तो इसका आंसर क्या सही हो जाएगा आपका? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चाबी कर लेते हैं कि 4 मार्च 2023 को नवी मुंबई में इस लीग की शुरुआत की गई थी। इस लीग में 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि इस लीग में कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 टीमों ने। पहले सीजन में कुल 22 मुकाबले खेले गए थे। फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हराकर पहला खिताब जीत लिया था। तो ठीक है, इससे संबंधित भी बात हो गई। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से किस देश को 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 में ब्रिक्स संगठन में शामिल नहीं किया गया है? तो जो 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था 2023 में, उसमें कौन से संगठन को शामिल नहीं किया गया है? अर्जेंटीना, मिस्र, एथियोपिया या इराक? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो इराक हो जाएगा। इराक को शामिल नहीं किया गया था। इसके संबंधित और भी हम जानकारी देख लेते हैं। आगे है कि 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका में संपन्न हुआ। तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 15 ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। और इसमें कितने नए सदस्यों को शामिल किया गया था? तो आपका आंसर हो जाएगा 6 नए सदस्यों को शामिल किया गया था। और वो 6 नए सदस्य कौन कौन हैं? अर्जेंटीना, मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब एवं UAE। ठीक है, फिर है कि इस प्रकार अब ब्रिक्स समूह में सदस्यों की संख्या कितनी हो गई है? तो 5 बढ़कर 11 हो गई है। कितनी? 5 और बढ़ गई तो 11 हो गई है। ठीक है, फिर है कि 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2024 में ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस द्वारा की जाएगी। जो आपका 16वां होगा 2024 में, उसकी जो अध्यक्षता होगी वो रूस के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संबंधित भी जानकारी हमें ले ली है। अब हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा डे है जो आपका मैच नहीं खा रहा है? तो पहला है कि 2 अगस्त 2023 को अर्थ ओवरशूट डे मनाते हैं, तो ये सही है। वी है कि 10 अगस्त 2023 को विश्व जैव ईंधन दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो ये भी आपका सही है। फिर है कि 11 अगस्त 2023 अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो नहीं। फिर है कि 29 अगस्त 2023 राष्ट्रीय खेल के रूप में मनाते हैं, तो ये भी सही है। लेकिन आपका ऑप्शन सी है वो इसका गलत है, और यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो हमसे निगेटिव ही हमसे पूछ रहा है, नहीं पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। कमेंट में बताइएगा कि 11 अगस्त 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। आगे हम इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। 2 अगस्त 2023 अर्थ ओवरशूट डे मनाया जाता है, सही है। 10 अगस्त 2023 को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है, और 12 अगस्त 2023 को आपका अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और 29 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये हमारे क्लियर हो गए। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? जो आपका संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग है, उसका 62वें सत्र का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो इसका आंसर आपका रहेगा रुचिरा कंबोज। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। इसके संबंधित जानकारी देख लेते हैं। देख लीजिएगा कि आपकी जो रुचिका कंबोज है वो आपकी ये है। ठीक है, इंडिया की। फिर है कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि राजदूत रुचिरा कंबोज को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग के 62वें सत्र के अध्यक्ष चुना गया है। वहीं उपाध्यक्ष डोमिनिकन गणराज्य की कार्ला मारिया कार्लसन को चुना गया है। ठीक है, ये रही आपकी रुचिरा कंबोज। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है?
कौन सा है? अमेजन इंडिया ने देश के पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन कहाँ किया है? डल झील में या राजसमंद झील में या अष्टमुदी झील में या चिल्का झील में? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा डल झील। क्या होगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है कि अमेजन इंडिया ने कश्मीर के श्रीनगर में डल झील पर अपने पहले फ्लोटिंग स्टोर का उद्घाटन किया है। यह स्टोर अमेजन इंडिया कंपनी के आई हैव स्पेस डिलीवरी प्रोग्राम का हिस्सा है, जिसे 2015 में लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि आई हैव स्पेस का जो लॉन्च हुआ था वो कब हुआ था? तो 2015 में हुआ था। और ये कहाँ की कंपनी है? तो ये स्टोर अमेजन इंडिया की कंपनी है। ठीक है, फिर है कि यह प्रोग्राम उन्हें स्थायी दुकानों और भागीदारों का उपयोग करके दूर दराज के स्थानों में ग्राहकों तक पैकेज पहुंचाने में मदद करता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संस्था इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क की सदस्य बनी है? तो इनमें से कौन सी भारतीय संस्था है जो कि इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी की नेटवर्क की सदस्य बनी है? CBI है या CVC है या रॉ है या फिर IB है? तो कौन सी है? तो इसका जो आंसर है वो आपका है CBI। क्या है? CBI है। इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। यह है कि 8 अगस्त 2023 के केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI एकेडमी इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। जो हमारी CBI एकेडमी है वो अब इंटरपोल ग्लोबल एकेडमी नेटवर्क में शामिल हो गई है। और कब? तो 8 अगस्त को। ठीक है, फिर है कि ये 10वां सदस्य बनी गई है। तो जो इंटरपोल का जो CBI है वो 10वां सदस्य बनी गई है। फिर है कि गाजियाबाद स्थित CBI एकेडमी अपराध जांच, अभियोजन और सतर्कता कार्यप्रणाली के क्षेत्र में एक प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान है। कहाँ पर? गाजियाबाद में। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड RPVC किसने लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने या पेटीएम पेमेंट बैंक ने या फिनो पेमेंट बैंक या जियो पेमेंट बैंक? तो किसने किया है? पेमेंट्स बैंक ने। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो हो जाएगा कि एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने किया है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके संबंध में और जानकारी देख लेते हैं। भारत का पहला भारत भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक अपने बचत बैंक खाते वाले नए और मौजूदा ग्राहकों के लिए पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड RVC लॉन्च करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है। ठीक है, फिर है कि रिसाइक्लिंग पॉलीविनाइल क्लोराइड सामग्री एक प्रमाणित पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है। ठीक है, जो आपका डेबिट कार्ड है वो एकदम पर्यावरण अनुकूल सामग्री से तैयार किया गया है। तो ये तो इससे संबंधित जानकारी हो गई है। आगे हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलने का आग्रह किया है? तो किस राज्य ने आग्रह किया है नाम बदलने को लेकर? तमिलनाडु, गुजरात, केरल या कर्नाटक? तो 14 का आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 का आंसर हो जाएगा आपका केरल। क्या होगा? केरल। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। इसे अगस्त 2023 को केरल विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर केंद्र से संविधान और सभी कार्यालय रिकॉर्ड में राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का आग्रह किया है। जो आपका केरल था वो अब आपका क्या हो जाएगा? केरलम हो जाएगा। ठीक है, फिर है कि केंद्र सरकार से राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? केरलम आपका केरला हो गया। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि चर्चा में रहे स्वाति माउंटेन का संबंध किससे है? जो आपका स्वाति माउंटेन है उसका संबंध किससे है? टारपीडो से या टेलीस्कोप से या फिर रडार से या जासूसी उपग्रह से? तो 15 का आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में बताइएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका टेलीस्कोप से। किससे? टेलीस्कोप से इसका संबंध है। ठीक है, तो इससे संबंधित भी जानकारी भी हम देख लेते हैं। भारतीय सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार स्वाति माउंटेन रडार के हल्के और अधिक कॉम्पैक्ट संस्करण को शामिल किया है। इसे स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है।
स्वाति माउंटेन रडार जो है उसे स्वाति माउंटेन भी कहा जाता है और इसके तहत हल्के और अधिक टेम्पेयर संस्करण को शामिल किया गया है। ठीक है, और इसके विदेशी स्वदेशी रूप से विकसित हथियार लोकेटिंग रडार है। ठीक है, फिर इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कि अपनी युद्ध क्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करना। क्या? अपनी युद्ध क्षेत्र निगरानी और टोही क्षमताओं को मजबूत करना इसका मुख्य उद्देश्य है स्वाति रडार माउंटेन का। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया, इससे संबंधित जानकारी हो गई। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। अब नेक्स्ट है आपका कि भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार का आयोजन किया है? कौन से का? जायद तलवार का आयोजन किया गया है। यूएई, ओमान, कतर या कुवैत? तो किसके साथ किया गया है ये आयोजन? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, यूएई। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। इससे संबंधित जानकारी है कि 8 से 11 अगस्त 2023 तक भारत और संयुक्त राज्य अमीरात यूएई नौसेना के बीच जायद तलवार द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास दुबई में आयोजित हुआ है। कहाँ पर हुआ है इसका आयोजन? दुबई में हुआ है। ठीक है, और कब? तो 8 से 11 अगस्त के मध्य। किस किस के बीच में? तो भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के बीच। और कौन सा हुआ है? तो जायद तलवार। ठीक है, द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और ये कहाँ पर? तो दुबई में हुआ है। ठीक है, फिर है कि जायद तलवार का उद्घाटन संस्करण मार्च 2018 में आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? तो इसका जो उद्घाटन हुआ था वो आपका मार्च 2018 में हुआ था। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? आईपीसीसी के उपाध्यक्ष पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सुभाष तलपात्रा या संजय अग्रवाल या रमन सुकुमार या वैभव तनेजा? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, रमन सुकुमार। इसकी जानकारी भी हम देख लेते हैं और एक्स्ट्रा में। तो जो आपके रमन सुकुमार को नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम मुख्यालय में हुए चुनाव के दौरान जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का उपाध्यक्ष चुना गया है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत और सऊदी अरब की नौसेना के बीच पोसेक्स युद्ध अभ्यास में किस भारतीय जहाज ने भागीदारी ली है? कौन सा युद्ध अभ्यास है? पोसेक्स युद्ध अभ्यास। और किस किस के मध्य? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। ठीक है, और भारतीय जहाज ने भागीदारी ली है तो कौन सी? INS कोच्चि, कोमोर्टा, चेन्नई, कवरवती। तो कौन सा है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका जो रहेगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, INS चेन्नई। क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम इससे संबंधित जानकारी, तो इससे संबंधित जानकारी है कि 5 अगस्त 2023 को INSC के सऊदी अरब नौसेना जहाज HMS अल जुबैद के साथ पोसेक्स अभ्यास किया गया है। हमारे इंडिया का कौन सा हो गया? INS चेन्नई। ठीक है, और सऊदी अरब का कौन सा जहाज था? तो उनका था HMS अल जुबैद के साथ। ठीक है, कौन सा अभ्यास हुआ है? तो पोसेक्स अभ्यास हुआ है। ठीक है, और कहाँ पर? तो जेद्दा सऊदी अरब में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? जेद्दा सऊदी अरब में हुआ है। और किन किन देशों के मध्य? तो भारत और सऊदी अरब के मध्य। ठीक, और कब? तो 5 अगस्त 2023 को हुआ है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अमेजन वर्षा वनों की रक्षा के लिए अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? तो अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना कहाँ की गई है? ब्राजील में, इक्वाडोर में, अर्जेंटीना में या चिली में? तो 19 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ पर की गई है स्थापना? तो आपकी ब्राजील में की गई है। ठीक है, अमेजन सहयोग संधि संगठन की स्थापना आपकी ब्राजील में की गई है। इस तरीके से आपका ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाता है। आगे हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं कि 8 अगस्त 2023 को 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने अमेजन की रक्षा के लिए ब्राजील के बेलम में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। और कितने देश? तो 8 दक्षिण अमेरिकी देशों ने
8 दक्षिणी अमेरिकी देशों ने अमेजन की रक्षा के लिए ब्राजील के, कहां पर, ब्राजील के बेलम में आयोजित एक शिखर सम्मेलन में एक गठबंधन अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू करने पर सहमत हुए हैं। और ये 8 देश आपके कौन कौन से हैं? वो हैं आपके बोलीविया, ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, युआना, पेरू, सूरीनाम, वेनेजुएला। ठीक है, ये आपके 8 सदस्य देश हैं जिन्होंने अमेजन सहयोग संधि संगठन शुरू करने के लिए सहमति जताई है। ठीक है, और कब? तो 8 अगस्त 2023 को। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मनुष्य की एक और वंशावली बताने वाली खोपड़ी के अवशेष कहाँ खोजे गए हैं? यानी कि जो मनुष्य हैं उनकी एक और वंशावली बताने वाली जो खोपड़ी के अवशेष प्राप्त हुए हैं वो कहाँ पर प्राप्त हुए हैं? रूस में, चीन में, मलेशिया में या ऑस्ट्रेलिया में? तो कहाँ पर? तो आपके चीन में। कहाँ पर हुए हैं? चीन में हुए हैं। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं कि चीन में खोजी गई प्राचीन खोपड़ी आधुनिक मानव के समान नहीं होने वाली विशेषताओं से वैज्ञानिकों को चकित कर रही है। यानी कि जो हम लोगों के भी जो आधुनिक में जो हम लोगों की खोपड़ी है उसके समान वो कंकाल नहीं मिला है, इसलिए वो वैज्ञानिकों को चकित कर रही है। साइंस अलर्ट लेख के अनुसार रहस्यमयी खोपड़ी एक बच्चे की है। किसकी है? एक बच्चे की है। और ये कितनी पुरानी है? और जो लगभग 3 लाख वर्ष पहले जीवित था। कब? 3 लाख वर्ष पहले, 1-2 लाख नहीं, 3 लाख वर्ष पहले वो बच्चा था जो जीवित था वो। तो और जो वो खोपड़ी का जो कंकाल मिला है वो किसका है? तो वो एक बच्चे का है। ठीक है, और विचाराधीन खोपड़ी की खोज कब हुई है? तो इस खोपड़ी की खोज आपकी 2019 में की गई है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? जो भारत के रक्षा मंत्रालय ने उन्नत साइबर सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनाया है? तो आपका मैक OS या ओपन क्लाइन या फिर माया या यूनिक्स, कौन सा अपनाया है? तो जो 21 का आंसर आपका क्या होगा? माया। क्या होगा? माया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। भारत के रक्षा मंत्रालय ने इंटरनेट से जुड़े कंप्यूटरों पर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को माया नामक एक नए OS से बदलने का फैसला किया है, जो स्थानीय स्तर पर ओपन सोर्स उबंटू के आधार पर विकसित किया गया है। ओपन सोर्स उबंटू प्लेटफॉर्म का अर्थ है कि यह मुक्त और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध सॉफ्टवेयर का उपयोग करता है। मुक्त एवं सार्वजनिक रूप से उपयोग करता है। ठीक है, सॉफ्टवेयर। तो ये हो गई हमारी इससे संबंधित जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया है? भारत के पहले मानव युक्त महासागर मिशन के लिए कौन सी पनडुब्बी का विकास किया गया है? टाइटन, मत्स्य 6000, निराक्षी, एक्ले 99। तो कौन सी है पनडुब्बी? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 22 का वो हो जाएगा मत्स्य 6000। कितना? मत्स्य 6000। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी को। तो है इसमें, तो भारत ने एक वैज्ञानिक पनडुब्बी मत्स्य 6000 विकसित की है। कौन सी पनडुब्बी है? मत्स्य 6000। ठीक है, जो गहरे समुद्र में खनन के लिए 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है। 6000 क्यों रखा है? मत्स्य हो गया 6000 क्यों? क्योंकि ये 6000 मीटर की गहराई तक 3 लोगों को 12 घंटे तक के लिए ले जा सकती है, इसीलिए इसका नाम मत्स्य 6000 रखा गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो पहली बार कहाँ पर हुआ है? एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2023 का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया? नेपाल, कतर, भारत या ओमान? 23 का आपका आंसर क्या हो जाएगा? 23 का आपका आंसर रहेगा भारत, यानी कि इंडिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं।
28 जुलाई से 5 अगस्त तक 2023 तक भारत में पहली बार इस चैंपियनशिप का आयोजन ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है। आपसे पूछ भी सकता है कि इस जो आपका चैंपियनशिप की जो ये आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ है, तो ये आपका ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में किया गया है। ठीक है, कहाँ का भी पूछ सकता है और किस विद्यालय में हुआ है, तो गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में हुआ है। कब से कब तक चला था, तो ये आपका 28 जुलाई से 5 अगस्त तक चला था और भारत में ये पहली बार हुआ था। ठीक है, फिर है कि इसमें भारतीय भारोत्तोलन दल के कुल 42 पदक थे। कितने थे? कुल 42 पदक थे, जिसमें आपके 8 स्वर्ण पदक थे, 22 रजत पदक थे और 12 कांस्य पदक थे। ठीक है, फिर है कि ईरानी भारोत्तोलकों ने कुल 741 अंक जीतकर इस चैंपियनशिप का खिताब जीता था। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ लेगा कि इस चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता था, तो आप कह दोगे कि आप इस जो चैंपियनशिप हुई थी इसका जो खिताब था वो आपका ईरानी भारोत्तोलकों ने जीता था। और कितने अंक से? तो 741 अंक से जीता था। ठीक है, फिर है कि एशियाई भारोत्तोलन फाउंडेशन का मुख्यालय दोहा कतर में है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि एशियाई भारोत्तोलन फाउंडेशन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो आप कह दोगे कि इसका जो मुख्यालय है वो दोहा कतर में है। ठीक है, तो ये तो इससे संबंधित जानकारी हो गई है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? जो आपका 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 हुआ था उसमें जो भारत है वो पदक तालिका में कौन से स्थान पर था? 5वां, 6वां, 7वां या 8वां? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर रहेगा कि जो हमारा भारत था वो 7वें स्थान पर था। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, 28 जुलाई से 8 अगस्त 2023 तक चीन के चेंगडू, कौन सा? चेंगडू में 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया गया था। कहाँ पर? तो चीन के चेंगडू में। ठीक है, कौन सा? तो 31वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन हुआ था और ये कब से कब तक चला था? तो 28 जुलाई से 8 अगस्त तक चला था आपका, जिसमें भारत ने कितने पदक जीते थे? तो 26 पदक जीते थे, जिसमें आपके 11 स्वर्ण थे, 5 रजत थे और 10 कांस्य के पदक जीते थे। जीतकर और ये इतने 26 पदक जीतकर जो हमारा भारत था वो 7वें स्थान पर आ गया था पदक तालिका में। फिर है कि चीन ने 174 पदक जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। चीन में ही हुआ था और चीन ही इसमें शीर्ष स्थान पर रहा था 174 पदक जीतकर। ठीक है, तो ये तो इससे संबंधित जानकारी हो गई। आगे हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की थी? किसने की है इसकी खोज? कनाडा ने, जापान ने, दक्षिण कोरिया ने या फिर जर्मनी ने? तो किसने इसकी खोज की है? 25 का आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। आगे हम बढ़ेंगे, इससे संबंधित जानकारी को देख लेते हैं कि दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों के एक समूह ने ऐसी सामग्री की खोज की दावा किया है जिसे उन्होंने LK99 नाम दिया है। और ये जो आपका LK99 है ये कमरे के तापमान और दबाव पर काम करने वाला एक सुपर कंडक्टर है। क्या है? एक सुपर कंडक्टर है जो कि कमरे के तापमान और दबाव पर काम करता है और इसका नाम क्या है? तो LK99 है। और ये किसने खोजा है? तो ये आपका दक्षिण कोरियाई वैज्ञानिकों ने खोजा है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है? किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किसे 18वां ट्रोकोमा मुक्त देश घोषित किया है? इराक, इजराइल, ब्राजील या चिली? तो 26 का आपका आंसर हो जाएगा इराक। क्या होगा? इराक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इराक आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही है। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं कि ट्रोकोमा को सफलतापूर्वक खत्म करने वाले 18वें देश के रूप में इराक को आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है। इराक पूर्वी मध्य क्षेत्र के भीतर 8वें देश के रूप में भी चिन्हित है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आराश डोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के मध्य, सऊदी अरब, कुवैत के ईरान के मध्य या फिर
कुरिए, इजराइल के मध्य या रूस या यूक्रेन के मध्य। तो किसके मध्य विवाद उत्पन्न हुआ है? तो 27 का आपका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब और कुवैत ईरान के मध्य विवाद हुआ है अराश डोरा गैस फील्ड को लेकर। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाता है। सऊदी अरब और कुवैत ने हाल ही में विवादित अराश डोरा गैस क्षेत्र पर अपना एकमात्र स्वामित्व होने का दावा किया है। यह एक संसाधन संपन्न अपतटीय क्षेत्र है जिस पर ईरान भी दावा करता है। इस क्षेत्र को लेकर तीनों देश लंबे समय से विवाद में उलझे हैं, सऊदी अरब, कुवैत और ईरान पर। तो अराश डोर्स गैस क्षेत्र पर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो जो आपका ये किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? मलेरिया, टीबी, स्वाइन फ्लू या खसरा। जो TC बैक्टीरिया है आपका, ये किस रोग को नियंत्रण में सक्षम है? मलेरिया, टीबी, स्वाइन फ्लू और खसरा। तो जो 28 है, 28 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलेरिया को रोकने में ये सक्षम है TC1। आगे देखते हैं हम। वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बैक्टीरिया TC1 की खोज की है जो मच्छरों से मनुष्यों में मलेरिया के संचरण को रोकने में सक्षम है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है? राइनो टास्क फोर्स की गठन की घोषणा किसने की है? असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार। तो 29 का क्या होगा? बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका सही है। आगे हम देख लेते हैं इससे संबंधित जानकारी। बिहार सरकार गैंडा के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स गठित करने की तैयारी कर रहा है। मौजूदा समय में पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में केवल एक गैंडा और पटना चिड़ियाघर में 14 गैंडे हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य में कहाँ पर है? तो ये केरल में है और उसमें कितने गैंडे हैं? तो एक है। और पटना चिड़ियाघर में आपके 14 गैंडे हैं। ठीक है, और ये टास्क किसने स्टार्ट किया है? तो बिहार ने किया है। आगे बढ़ेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा निराक्षी का संबंध निम्न में से किससे है? जो निराक्षी है उसका संबंध किससे है? भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन, या फिर भारत का पहला AI रोबोट, या फिर भारत का पहला शुक्र ग्रह मिशन, या फिर भारत का पहला समुद्री संसाधन अन्वेषण पोत। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। जो आपके निराक्षी नामक AUV कोलकाता स्थित युद्ध पोत निर्माता गार्डन रीच शिप बिलियर्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और MSME इकाई AEPL का एक सहयोग है। ये रहा आपका निराक्षी। ठीक है, यह भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को पता लगाने वाला वाहन है। क्या है? निराक्षी। ये एक तरीके का आपको दिख रहा है, ये जो पानी होता है और भारत का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों को पता लगाने वाला वाहन है। ठीक है, ये हो गया इससे संबंधित जानकारी। आगे बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि यूक्रेन शांति वार्ता किस देश में संपन्न हुई है? तो जो आपकी यूक्रेन शांति वार्ता है वो किस देश में संपन्न हुई है? अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब, कनाडा। तो ये जो आपकी संपन्न हुई है ये आपकी सऊदी अरब में संपन्न हुई है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। 5 और 6 अगस्त 2023 को सऊदी अरब के जेहाद में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों और अन्य अधिकारियों के शिखर सम्मेलन में यूक्रेन शांति वार्ता आयोजित हुई है। तो ये आपकी यूक्रेन शांति वार्ता जो है वो कहाँ पर आयोजित हुई है? तो जेहाद, सऊदी अरब के जेहाद में हुई है और ये 5 से 6 अगस्त को हुई थी। ठीक है, फिर है कि भारत और सऊदी अरब द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में आमंत्रित किया गया था। जो भारत था वो सऊदी अरब के द्वारा आयोजित यूक्रेन शांति वार्ता में बुलाया गया था। फिर है कि इस वार्ता में राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 10 सूत्री शांति योजना पर चर्चा की, जबकि रूस को इस बैठक में आमंत्रित नहीं किया गया था।
भारत को तो आमंत्रित किया गया था। अब एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि यूक्रेन में जो शांति वार्ता हुई थी तो किस देश को आमंत्रित नहीं किया गया था, तो आप कह दोगे कि रूस को आमंत्रित नहीं किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि 13वां महारत्न दर्जा प्राप्त करने वाला केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? तो कौन सा है केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम, कौन सा है? नेशनल खनिज विकास निगम, या ऑयल इंडिया लिमिटेड, या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड? तो कौन सा है? तो इसका आंसर आपका 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि वर्ष 2023 की फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? जो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 है उसकी सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो 33 का आंसर क्या होगा? 33 का वालमार्ट, या सऊदी अमारको, या राज्य ग्रेड, या रिलायंस इंडस्ट्रीज? तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, वालमार्ट। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। 31 मार्च 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची के संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंक करती है। ठीक है, वालमार्ट लगातार 10 वर्षों से नंबर 1 पर रहा है। कितने वर्षों से? 10 वर्षों से ये लगातार पहले नंबर पर आ रहा है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में। ठीक है, कौन सा? वालमार्ट। जबकि सऊदी अमारको दूसरे नंबर पर है। सऊदी अमारको के कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर है। आपका वालमार्ट पहले नंबर पर है। और ये कब हुआ था? तो 31 मार्च 2023 को फॉर्च्यून ग्लोबल यूनिवर्स 500 सूची के संबंधित वित्तीय वर्षों के लिए जो कुल राजस्व के आधार पर कंपनियों को रैंकित करता है। तो ये हो गई हमारी इससे संबंधित जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे बड़ी 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? कितनी? 16 मेगावाट क्षमता वाली विशाल पवन टरबाइन कहाँ स्थापित की गई है? और ये कैसी है? विश्व की है। जर्मनी, यूएसए, चीन, ब्रिटेन। तो 34 का आपका आंसर क्या रहेगा? जर्मनी, यूएसए, चीन, या ब्रिटेन? तो 34 का आपका आंसर हो जाएगा चीन। क्या होगा? चीन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। तो ये कहाँ पर है? आपकी 16 मेगावाट की जो टरबाइन, पवन टरबाइन है, तो ये आपका दक्षिण चीन सागर में है और इसकी जो क्षमता है वो 16 मेगावाट की है। और चीनी पवन टरबाइन निर्माता कंपनी कौन सी है? तो ये कंपनी का नाम क्या है? तो मिगयांग स्मार्ट एनर्जी। कौन सी है? मिगयांग स्मार्ट एनर्जी। ठीक है, फिर विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन कौन सी है? तो वो है आपकी MIC 16260। ठीक है, MIC CE 16260। ठीक है, ये हो गया आपका जो विश्व की सबसे बड़ी अपतटीय पवन टरबाइन है। ठीक है, ये हो गई MISE 16260। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सी? कारगिल एक यात्री की जुबानी पुस्तक के लेखक कौन है? अभिषेक वाजपेयी, या चेतना मारू, या ऋषि राज, या TN सेशन? तो 35 का आंसर क्या होगा? तो 35 का आंसर है आपका ऋषि राज। क्या है? ऋषि राज। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। कारगिल एक यात्री की जुबानी जो हिंदी संस्करण में ये लिखी गई है पुस्तक, इसके जो राज थे वो आपके ऋषि राज हैं। इनमें उन सभी 527 सैनिकों की जीवनी का चित्रण करती है जिन्हें कारगिल युद्ध में हमारे देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इसमें 527 सैनिकों का पूरा जीवन चरित्र निर्माण किया गया है जिसमें बताया गया है कि कैसे उन्होंने क्या किया था, जो कि हमारे देश के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया था। उनकी पूरी जीवनी का वर्णन किया गया है। तो ये कौन सी बुक है? कारगिल एक यात्री की जुबानी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को किसने मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। तो किसने मंजूरी दी है आपकी जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति 2023 को? तो 36 का आपका जो आंसर रहेगा वो हो जाएगा यूपी। क्या होगा? हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ेंगे, हम इससे संबंधित जानकारी को देखेंगे।
उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी है। उसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य राज्य को जल पर्यटन और साहसिक खेल गंतव्य बनाने के लिए है। और इसकी अवधि कितनी है? तो इसकी अवधि 10 वर्ष की है। आगे बढ़ेंगे हम। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का मेजबान कौन सा देश बना है? कौन सा? 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन का जो मेजबान है, देश है, वो कौन सा बना है? इंडोनेशिया, ब्राजील, ब्रिटेन या भारत? तो 37 का आंसर क्या रहेगा? 37 का आंसर हो जाएगा हमारा भारत, यानी कि इंडिया। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम इसकी और जानकारी देख लेते हैं कि 25 से 28 सितंबर 2023 तक भारत की मेजबानी में पहली बार बेंगलुरु, कर्नाटक में 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन WCC का आयोजन किया गया। कौन से आयोजन किया गया? WCC का आयोजन किया गया। WCC ने टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को अपना ब्रांड एम्बेसडर भी घोषित किया था। अब आपसे पूछ लेंगे कि 5वें विश्व कॉफी सम्मेलन के ब्रांड एम्बेसडर किसको घोषित किया गया था? तो आप कह दोगे कि टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना को ब्रांड एम्बेसडर की घोषणा की गई थी या इन्हें घोषित किया गया था। और ये कब हुई थी मेजबानी? तो ये आपकी 25 और 28 सितंबर 2023 को भारत में हुई थी। और भारत में भी तो कहाँ पर? तो ये आपकी पहली बार बेंगलुरु, कर्नाटक में ये आयोजन किया गया था। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने हेतु कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? केंद्र सरकार ने बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? उमंग या उल्लास या एम परिवहन या फिर मदद? किसका किया है? उमंग, उल्लास, एम परिवहन या फिर मदद? तो 38 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उल्लास। ठीक है, आगे हम इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। 30 जुलाई 2023 को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत उल्लास मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? उल्लास। उल्लास, आपको कुछ एग्जामिनर आपसे ये भी पूछ सकता है कि उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? तो आप कह दोगे कि अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। ये तो इसकी फुल फॉर्म हो गई। और हमारे शिक्षा मंत्री कौन है? तो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं है? इधर पद दिए गए हैं और इधर इस पद से संबंधित व्यक्ति, तो इनमें से कौन सा गलत है वो हमें बताना है। कि विश्व एथलेटिक संघ के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपके आदिल शुमरी वाला है, तो ये आपका सही है। फिर है कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के कौन है व्यक्ति? तो इसके हैं आपके प्रकाश श्रीवास्तव, तो ये भी सही है। फिर है आपका थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो वो आपके श्रेता थाविसिन है, ये भी सही है। फिर है कि जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? तो वो मार्गन स्वानगिरी हैं, तो ये आपका गलत हो गया और यही आपसे पूछा गया है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति कौन है? जल्दी से बताइएगा हमें कमेंट में। आगे हम बढ़ते हैं। तो जिम्बाब्वे के आपके राष्ट्रपति कौन है? तो जिम्बाब्वे के आपके राष्ट्रपति हैं एमर्सन मनांगवा। कौन है? एमर्सन मनांगवा आपके जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में आयोजित विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? कौन सी आपकी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में नीरज चोपड़ा ने भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो किस देश में आयोजित हुआ था ये आपका? कनाडा, ब्रिटेन, हंगरी या जर्मनी? तो ये आपका हंगरी में आयोजित हुआ था। कहाँ पर? हंगरी में। ठीक है, और नीरज चोपड़ा ने इसमें क्या कहते हैं स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, भारत के लिए पहली बार स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने। और विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23, और ये कहाँ पर हुआ था? तो ये आपका हंगरी में आयोजित किया गया था। आगे हम इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। इससे संबंधित और जानकारी है कि 27 अगस्त 2023 को भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने हंगरी के बुडापेस्ट में वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। तो नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? तो ये आपके भाला फेंक खिलाड़ी हैं
और ये जो हंगरी में आपका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 23 हंगरी में हुआ था, और उसमें कहाँ पर भी, तो बुडापेस्ट में हुआ था। ठीक है, इसमें आपके जो नीरज चोपड़ा है उन्होंने पहली बार भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, और ये कब हुआ था, तो 27 अगस्त 2023 को। और नीरज चोपड़ा ने 88.17 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता था। आपसे पूछ सकता है एग्जामिनर कि नीरज चोपड़ा ने कितनी दूरी पर भाला फेंका था, तो दूरी से संबंधित आपसे पूछेगा तो आपका आंसर हो जाएगा 88.17 मीटर तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक, भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। ठीक है, तो ये हो गया आपकी इससे संबंधित जानकारी हो गई। आगे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है, तो किसके तहत मिला है आपका, स्वामित्व योजना के तहत, या प्रधानमंत्री जन धन योजना, या प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, या फिर स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत। तो किसमें मिला है ई गवर्नेंस 2023 पुरस्कारों के तहत, किस राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार मिला है, तो 41 का आपका आंसर जो होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, स्वामित्व योजना के तहत। ठीक है, इससे संबंधित जानकारी हो जाएगी कि पंचायती राज मंत्रालय की स्वामित्व योजना को ई गवर्नेंस 2023 के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और पुरस्कार क्यों, तो नागरिक केंद्रित सेवा प्रदान करने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग के लिए पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 1 लीटर से कम मात्रा वाली पेट से बनी पीने के पानी की बोतल पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, किससे, पीईटी पेट से बनी पीने के पानी की बोतलों पर किस राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, बिहार, ओडिशा, असम या गोवा। तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, असम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। आगे है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। तो असम के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है, तो आपके हिमंता बिस्वा शर्मा है। ठीक है, और जिसके तहत सरकार 2 अक्टूबर 2023 से 1 लीटर से कम मात्रा वाली पॉलीथीन टेरफेटिक पेट से बनी पीने के पानी की बोतलों पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर 1 लीटर से कम है तो उस पर प्रतिबंध लगा है, और कब, तो 2 अक्टूबर से। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि इन्फोसिस ने किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, शुभमन गिल को, या राहुल द्रविड़ को, या सचिन तेंदुलकर को, या फिर राफेल नडाल को। तो किसे किया है इन्फोसिस ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा राफेल नडाल, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। तो जो बेंगलुरु स्थित इन्फोसिस ने स्पेनिश टेनिस दिग्गज राफेल नडाल को 3 वर्ष की अवधि के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये रहे आपके, कौन है ये, राफेल नडाल। ठीक है, और जो कौन है, ये एक टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, स्पेनिश टेनिस खिलाड़ी है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड किसे मिला है, तो पहला अवार्ड आपका किसे मिला है, इंदौर को, सूरत को, आगरा को, उदयपुर को। तो किसको मिला है, इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2022 के तहत राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार श्रेणी में पहला अवार्ड आपका किसको मिला है, तो 44 का आपका आंसर हो जाएगा इंदौर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसमें इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता ISAC का आयोजन भारत सरकार के आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया था, जिसमें अवार्ड इंदौर और मध्य प्रदेश को मिला है। इंदौर इसमें शीर्ष स्थान पर रहा है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, प्रयागराज में, अयोध्या में, मथुरा में या आगरा में। तो 45 का क्या हो जाएगा, कहाँ पर आपका मंदिर संग्रहालय स्थापित किया जाएगा, तो वो आपका अयोध्या में किया जाएगा। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम देखेंगे इससे संबंधित और जानकारी को। तो ये उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भारतीय मंदिरों की स्थापत्य विरासत और वैज्ञानिक तत्वों को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या में एक मंदिर संग्रहालय बनाने की योजना की घोषणा की है। इस संग्रहालय का उद्देश्य हिंदू के जो मंदिर है उनके गौरवशाली इतिहास को बताना और लोगों को उनके बारे में जागरूक करना होगा। इस जो संग्रहालय होगा उसका उद्देश्य ही होगा वो जो सभी लोगों को उसके इतिहास के बारे में बताना और जागरूक करना। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे।
नेक्स्ट है आपका कि इसरो किसके सहयोग से चंद्रमा पर अलग मिशन लूपैक्स भेजेगा। जो इसरो है वो किसके सहयोग के द्वारा चंद्रमा पर अलग मिशन लूपैक्स भेजेगा। नासा, जाक्सा या रोसकोसमोस या फिर ESA। तो किसके सहयोग से भेजेगा। तो 46 का आपका आंसर हो जाएगा जाक्सा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। तो इसरो एक और चंद्र मिशन लूपैक्स की तैयारी कर रहा है। यह जापानी अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा के सहयोग से होगा। किसके सहयोग से होगा, जाक्सा के सहयोग से होगा। और जाक्सा जो है वो जापानी अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और कौन सा मिशन चंद्र मिशन है, तो लूपैक्स है। किसकी तैयारी कर रहा है इसरो, लूपैक्स चंद्र मिशन की तैयारी कर रहा है। और जो आपका लूपैक्स या लूनर पोल्स एक्सप्लोरेशन नामक यह मिशन 2024-25 के लिए निर्धारित है। 24-25 में आपका ये मिशन स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, लॉन्च किया जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है। तो अजय देवगन, अल्लू अर्जुन, रामचरण या सनी देओल। तो किसे चुना गया है, तो 47 का आपका हो जाएगा अल्लू अर्जुन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए अल्लू अर्जुन कैसे दिखते हैं, ये ऐसे दिखते हैं। ये साउथ के एक्टर हैं और इन्हीं को 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के पुरस्कार के लिए अल्लू अर्जुन को चुना गया है पुष्पा दी राइज। और किस फिल्म में, तो पुष्पा दी राइज के लिए चुना गया है, जिसमें उन्होंने ये किरदार किया था। और ये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन है, तो आलिया भट्ट, कृति सेन को चुना गया है। और आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेन को मिमी के लिए चुना गया है, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक तो निखिल, जो कि मराठी फिल्म गोदावरी के लिए चुना गया है। फिर है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विजेता आपके अल्लू अर्जुन जूनियर हैं, ठीक है। ये तो हो गया। अब आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। तो चुनाव आयोग ने किसे राष्ट्रीय आइकन, सचिन तेंदुलकर को या राहुल द्रविड़ को या सोनिया मिर्जा को या फिर नीरज चोपड़ा को। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, मास्टर ब्लास्टर को मिलेगा। आगे हम बढ़ेंगे। आगे इससे संबंधित जानकारी है कि निर्वाचन आयोग ने सचिन तेंदुलकर को राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है। और कारण क्या है, तो कारण है कि मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने और चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए। और कितने वर्षों के लिए, तो ये आपके 3 वर्षों के लिए आइकन घोषित किए गए हैं। कौन, सचिन तेंदुलकर, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा अलवणीकरण संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है। अलवणीकरण जो संयंत्र है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, केरल, तमिलनाडु, गोवा, आंध्र प्रदेश। तो 49 का आपका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी हो जाएगी कि तमिलनाडु के चेंगलपट्टू जिले में मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक अत्याधुनिक अलवणीकरण संयंत्र की आधारशिला रखी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है, तो M.K. स्टालिन है, ठीक है। और किस जिले में ये आपका संयंत्र स्थापित किया जाएगा, तो चेंगलपट्टू। कौन सा, चेंगलपट्टू, जो कि तमिलनाडु में है। और इसकी क्षमता आपकी 400 मिलीलीटर प्रति घंटा अलवणीकरण संयंत्र दक्षिण पूर्वी एशिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा होगा। कैसा होगा, सबसे बड़ा होगा ये दक्षिण पूर्व एशिया का। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा है अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य, मध्य प्रदेश, केरल या कर्नाटक या गुजरात। कौन है, तो ये है आपका मध्य प्रदेश। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। और मध्य प्रदेश शिक्षा क्षेत्र में अधिकतम ई सेवाएं 122 प्रदान की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने कितनी ई सेवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सेवाएं प्रदान की हैं, तो 122 की हैं। और जिसके बाद कर्नाटक ने 113, केरल ने 92, गुजरात में 69 और हिमाचल प्रदेश में 55, ठीक है। ये तो हो गया। आपसे इसमें ही आपके 3-4 क्वेश्चन मिल रहे हैं। आपसे पूछ सकता है कि 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार हिमाचल प्रदेश ने कितनी ई सेवाएं प्रदान की हैं, तो 55, गुजरात ने तो 69, केरल ने 92 और कर्नाटक ने तो 113, ठीक है। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट पर चलेंगे।
नेक्स्ट है आपका कि 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की थी? तो 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की है? दक्षिण अफ्रीका, रूस, चीन, भारत। तो इसकी आपकी की है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे हम। नेक्स्ट है कि 22 और 24 अगस्त 2023 तक 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया था। दक्षिण अफ्रीका में तो किया गया था और दक्षिण अफ्रीका के भी जोहान्सबर्ग में ये आपका ब्रिक्स सम्मेलन आयोजित किया गया था। कब? तो 22 और 24 अगस्त को ये किया गया था। और विषय क्या था? तो इसके विषय था ब्रिक्स और अफ्रीका परस्पर तेज विकास, सतत विकास और समावेशी बहुपक्षवाद के लिए साझेदारी। इसका उद्देश्य ये हो गया। फिर है कि 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन 2024 में रूस में किया जाएगा। 16वां जो ब्रिक्स सम्मेलन जो आपका होगा उसका आयोजन रूस में किया जाएगा। तो ये तो हो गया इससे संबंधित जानकारी। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश सरकार भारत का सबसे बड़ा आईटी हब कहाँ स्थापित करेगी? जो हमारी यूपी सरकार है वो भारत का सबसे बड़ा आईटी हब जो है वो कहाँ स्थापित करेगी? कानपुर, गोरखपुर, नोएडा या लखनऊ। तो कहाँ पर करेगी? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। आगे है कि चर्चा में रहा लसीका फाइलेरिया रोग का दूसरा नाम क्या है? जो आपका लसीका फाइलेरिया रोग है इसका दूसरा नाम क्या है? हाथी पांव रोग या फिर जेट लेग रोग या फिर हैंसेन रोग या जलांतक रोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका हो जाएगा हाथी पांव रोग। तो इसका दूसरा नाम क्या है? लसीका फाइलेरिया। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका लसीका फाइलेरिया है जिसे आमतौर पर हाथी पांव रोग या फिर एथलेटियासिस के रूप में जाना जाता है, ये भारत का लक्ष्य इसमें ये रहा है कि विश्व लक्ष्य से 3 वर्ष पहले वर्ष 2023 तक लसीका फाइलेरिया का उन्मूलन करना है। क्या करना है? इसका उन्मूलन करना है 2027 तक। ठीक है, आगे देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु किस अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? एनसीईआरटी ने पाठ्यचर्या पुस्तक संशोधन हेतु किसकी अध्यक्षता में 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो 54 का आंसर आपका हो जाएगा विवेक देवराव या फिर सुधा मूर्ति या मंजुल भार्गव या फिर महेश चंद्र पंत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, महेश चंद्र पंत। इससे संबंधित जानकारी है कि केंद्र सरकार द्वारा स्कूली सिलेबस में संशोधन करने और नई एनसीईआरटी पुस्तकों को विकसित करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसमें ये जो समिति है आपकी ये 19 सदस्यों की समिति है, जिसके अध्यक्ष आपके महेश चंद्र पंत हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। आगे है आपका कि नवीनतम गणना के अनुसार सबसे अधिक हाथी जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? केरल, असम, कर्नाटक या तमिलनाडु। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में आपके सबसे ज्यादा अधिक हाथी जनसंख्या है, यानी कि हाथियों की जनसंख्या अधिक है। कर्नाटक ने अपने जंगलों में 6,399 हाथियों को दर्ज किया है और यह देश की सबसे अधिक जंगली हाथियों की आबादी का घर बनने जा रहा है। कर्नाटक में वर्ष 2017 में हुई गणना के बाद से हाथियों की आबादी 350 बढ़ गई है। भारत में लगभग 29,964 हाथियों का घर है, जिनकी गणना 2017 में की गई थी। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा पहली बार पारंपरिक चिकित्सा पर वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पुणे, गांधीनगर, बेंगलुरु या लखनऊ। तो कहाँ पर आज का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा 56 का वो हो जाएगा कि गांधीनगर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इससे संबंधित जानकारी है कि 17-18 अगस्त 2023 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और आयुष मंत्रालय द्वारा सह मेजबानी में पारंपरिक चिकित्सा पर अपनी तरह एक पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया गया है। कहाँ पर किया गया था? गांधीनगर गुजरात में आयोजन किया गया था। और कब? तो 17 और 18 अगस्त को। और इसका विषय क्या था? तो इसका विषय था आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेलबींग। ठीक, क्या था? आयुष फॉर प्लेनेटरी हेल्थ एंड वेल बीइंग। ठीक है, ये इसका विषय था। इससे थीम भी आपकी पूछ ली जाती है काफी बार। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि एशियाई हॉकी चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी थी? भारत, मलेशिया, दक्षिण कोरिया या जापान।
तो इसका आंसर आपका हो जाएगा भारत। क्या रहेगा? ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट है आपका कि ओबीसी उप वर्गीकरण पर अपनी अंतिम रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपने वाला आयोग कौन सा है? कौन सा आयोग है? तो आलोक प्रभाकर आयोग या अजय लांबा आयोग या गोरला रोहिणी आयोग या फिर राजेश गोपाल आयोग। तो 58 का आंसर क्या हो जाएगा? 58 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, गोरला रोहिणी आयोग। ठीक है, इससे अब संबंधित जानकारी भी हम देख लेते हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जाति समूह के उप वर्गीकरण के लिए न्यायमूर्ति जी रोहिणी की अध्यक्षता वाले आयोग ने इस मुद्दे पर अपनी अंतिम रिपोर्ट सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को सौंप दी है। रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। वर्ष 2017 में गठित इस आयोग को 12 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट देनी थी, लेकिन तब से इसे 14 बार विस्तार दिया गया है। ठीक है, तो ये तो होगी इससे संबंधित जानकारी। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट है आपका कि डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीतने वाली प्रियन सेन का संबंध किस राज्य से है? एक तो कुछ आंसर आपका क्वेश्चन इसी में मिल रहा है कि डिवाइन मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता था? तो वो आपका प्रियन सेन ने जीता था। और ये किस देश की हैं? तो ये आपकी उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो किस देश की हैं ये? तो ये आपकी हैं राजस्थान की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि चर्चा में रहा प्रोजेक्ट एम्बर का संबंध किससे है? जो प्रोजेक्ट एम्बर है उसका संबंध आपका क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से। किससे है? क्लाउड कौशल प्रशिक्षण से है। तो फ्रेंड्स, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट 60 क्वेश्चन हमने कंप्लीट करा दिए हैं करंट अफेयर के, जो कि आरओ एआरओ कोई भी आपका जो आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।